गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम गोरखपुर में होम ट्यूशन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर किसी को भी LKG से 12th तक की किसी भी क्लास के लिए होम ट्यूशन की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, ठीक है। और आप हमारे वेबसाइट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। संधारित्र के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या होता है संधारित्र? एक डिवाइस होती है, एक समायोजन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज मतलब आवेशों को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है कैपेसिटर। लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा कैपेसिटर होगा, संधारित्र होगा, उसकी जो प्लेट्स होंगी, ठीक है, वो प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल। कल के वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था और एक डायग्राम बना के दिखाया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है और हम समांतर प्लेट संधारित्र में मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, धारिता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। हमको दो पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं खींचनी होंगी जो क्या करेंगी, इस कैपेसिटर की, इस संधारित्र की प्लेट्स की तरह से काम करेंगी, ठीक है। दो प्लेट हो गई, ठीक। हमने ऐसे दोनों प्लेटों को रखा है, इसलिए ये सामने का और ये सामने की, यही दो लाइन हमको दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं ये क्या है, इस तरह से प्लेट है जिसमें कुछ एरिया है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से दो टर्मिनल होंगे इसमें। एक टर्मिनल हमारा ये होगा और एक टर्मिनल ये होगा, ठीक है। और इस टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे इस टर्मिनल को, ठीक है। और इस पहले वाले पे, इस पहले वाले प्लेट पर हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा कि काम कैसे करना है हमको, ठीक है। हम दूसरे वाले प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं देंगे, कोई भी आवेश नहीं देंगे। हम पहले वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, धनावेश देंगे। और क्या होगा, प्रेरण की वजह से मतलब इंडक्शन के कारण क्या होगा, दूसरे वाले प्लेट पर अपने आप ऋण आवेश बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेश आएंगे, दोनों चार्ज आएंगे, इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र सेट हो जाएगा, ठीक है, आ जाए, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस से माइनस की तरफ। जब मैंने आपको बताया था विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं उसी को। जब उसके बारे में मैंने बताया था आपको, तो बताया था कि वो कैसे निकलती हैं, हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे जाके एंड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम काम यही होगा, ये प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं कि ये प्लेट जो है हमारा कुछ इस तरह का है, तो इसमें कुछ एरिया भी तो होगा, कुछ क्षेत्रफल भी तो होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया, क्षेत्रफल क्या है, A, और इसका भी एरिया क्या होगा, A। दोनों का एरिया इक्वल ही होगा, ठीक है। कि देखिए ये तभी तो एक दूसरे के ऊपर सेट होंगे। अगर एक बड़ा एक छोटा होगा, ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, देखिए बाहर निकल जाएगा कुछ पार्ट। और अगर बराबर होंगे, इक्वल एरिया होगा, तो ये आमने सामने बिल्कुल ऐसे सेट रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। और दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम ये अज्यूम करेंगे, ये मानेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम है, जो माध्यम है यहाँ पर, वो क्या है, एयर या वैक्यूम।
हवा या निर्वात का माध्यम है, ठीक है। मतलब इसके बीच में हमने कुछ भी रखा नहीं है, दोनों प्लेट इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एयर है, ठीक है। अच्छा, ये बना हुआ है। तो अब इस केस में हम देख लेते हैं, दो प्लेट हैं हमारे पास। ज़रा हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जहां हमने गॉस लॉ पढ़ा था, और गॉस लॉ के थ्रू हमने क्या किया था, एक प्रूविंग की थी। एक प्लेट था हमारे पास, दो प्लेट्स थे, और उनके बीच में हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है। उसी तरह से उसी बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लेट नंबर 1, और ये हो गया हमारा प्लेट नंबर 2, ठीक है। तो अगर इसके बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, इस दोनों प्लेटों के बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो, कैपिटल ई, तो वो किसके बराबर होगी, पहले वाले प्लेट के कारण और दूसरे वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, विद्युत क्षेत्र आ रही है, उसके रिजल्टेंट के, उसके परिणामी के बराबर होगी, ठीक है। तो लिख देते हैं ज़रा यहाँ, तो परिणामी कैसे निकाल लेंगे ज़रा देख लेते हैं। मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले वाले प्लेट की वजह से निकालेंगे और दूसरे की वजह से निकाल लेते हैं। ज़रा देख लेते हैं, पहले प्लेट की वजह से निकालेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ हम क्या करते हैं, अपने समझने के लिए एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फोर्स कैसा लगेगा, बल कैसा लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, मतलब इधर की तरफ। तो पहले वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। और सेम टाइप से अगर ये माइनस है, और यहाँ पे जो हमने क्या रखा था, टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक होता है, तो माइनस और प्लस किधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, प्लेट की तरफ। मतलब दोनों क्या है, एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा लेते हैं, ये बस समझने के लिए बनाया था, ठीक है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ई बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। पहले वाले E1 क्या है, पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है, दूसरे वाले प्लेट के कारण सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और E1 की वैल्यू कितनी होती थी, जरा गॉस लॉ वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दोनों सेम चीज़ है, तो a प्लस ए कितना होता है, 2a। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। तो सिग्मा की एक वैल्यू मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताई थी, इसका फॉर्मूला बताया था। हम क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, होता है। यहाँ लिख लेंगे वेयर, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे जहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए, सही से लिख देता हूँ उसको, Q अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हमने सिग्मा की जगह जैसे Q अपॉन ए रखेंगे तो ये Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट नीचे था पहले, ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम इसमें एक चेंज और करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इतना समझ लीजिए कि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। अब वोल्टेज आएगा कहाँ से, तो हमने इससे जस्ट कुछ वीडियोस पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, विभव प्रवणता जिसको कहते हैं, ठीक। तो E किसके इक्वल था, V अपॉन आर के। V क्या था, पोटेंशियल, और R क्या थी, डिस्टेंस थी। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, D है, तो R की जगह हम क्या रख देंगे, D रख देंगे, और वोल्टेज की जगह V रख देंगे। तो हम क्या जानते हैं, तो E की जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन D रख देंगे, और यहाँ Q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था। यहाँ भी हम मेंशन कर देंगे कि ये V अपॉन डी आया कहाँ से, वेयर, जहाँ E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन
v अपॉन एल होता है। एल क्या है? लेंथ है। तो यहाँ लेंथ को हमने किससे डिनोट किया है? डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है? डी से। तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन डी, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो v अपॉन डी रख दिया। अब यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्यू डी, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। बस हमको क्या करना है? c की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे धारिता के सूत्र से। यहां लिखेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या जानते हैं? C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो ज़रा V की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो ऊपर तो Q है ही, नीचे क्या आ जाएगा? क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हमने V के जगह पे पुट कर दिया। अब देखिए ये क्या है? डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब पलट जाएगा ये। तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये क्यू डी नीचे। ये क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो C की वैल्यू क्या आ गई? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी दूसरा मीडियम नहीं है, केवल और केवल एयर या वैक्यूम है, हवा या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तब। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में हम कोई कांस्टेंट रख, मतलब कोई मीडियम रख देते हैं, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो मीडियम कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। इफ मीडियम कांस्टेंट इज कैपिटल के, देन जैसे ही हम यहाँ कोई मीडियम रखेंगे इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इस के से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सी के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में नहीं बताया मैंने, परावैद्युत पदार्थ को इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इसके कैपेसिटेंस पे, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है, मीडियम कांस्टेंट जो होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और 1 कब होती है? एयर और वैक्यूम के केस में, मतलब वायु या निर्वात के केस में। जब यहाँ वायु या निर्वात होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1, और दूसरा कोई भी मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रूविंग है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको होम ट्यूशन की ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।